फाइट्स है जो हमें आगे जाके करनी है. The only way that we can go forward is to face it with all our heart. Responsibility as today's generation's women is to just keep up the fight. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरवुमेन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं. कहते हैं जब मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर चीज मुमकिन है. कुछ कर दिखाने का जज्बा पुणे की कृष्णा पाटिल ने किया था. 19 साल की उम्र में कृष्णा पाटिल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कम उम्र की भारतीय महिला बनी. आइए जानते हैं कृष्णा पाटिल की कहानी उन्हीं की जुबानी. कृष्णा जी, नवभारत के सुपरवुमेन कैंपेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अब मैं आपको किस तरह से इंट्रो करूं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, माउंटेनर भी हैं, एंड शेफ हैं, ऑथर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. तो एक पैकेट मतलब विद कॉम्बो धमाका. तो इस धमाके की जर्नी कैसे रही और शुरुआत कैसे हुई? तो एक्चुअली शुरुआत में जब मैं छोटी थी तो मेरा सपना था कि मैं बड़े होके डांसर बनूंगी, कोरियोग्राफी करूंगी, मूवीज में जाऊंगी. ये था मतलब. बट जब जैसे ही मैं बड़ी हुई, आई थिंक बचपन में मेरी माँ के मेरे लिए बहुत सारे सपने थे. तो उसने बचपन में मुझे स्केटिंग सिखाया, भरतनाट्यम सिखाया, कथक सिखाया, सितार सिखाई. मैंने सितार और सिंगिंग में 3 विशारद के एग्जाम्स दिए हैं, लाइक गंधर्व महाविद्यालय के. मुझे कराटे में भेजा, मैं स्विमिंग जोनल्स, टेनिस जोनल्स. वीकेंड में हम क्लाइंबिंग कैंप्स, यहाँ पे जो फोर्ट्स है शिवाजी के, उसमें पुणे का कल्चर बहुत है कि ट्रैकिंग का या क्लाइंबिंग का बहुत है, पहले से था. तो हर वीकेंड में फोर्ट्स पे चढ़ने जाती थी, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ये सब सीखती थी. समर वेकेशंस में मेरी पूरी फैमिली हम पुणे से ड्राइव करके हिमालय में जाते थे. तो आई फील कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे प्रिपेयर किया कि मैं कुछ भी कर लाइफ में, that I can practically do anything that I choose to do or want to do. तो मजाक की बात ये है कि ये इन हर चीज में मैं बहुत बुरी थी. लाइक अगर आप मुझे सिंगिंग करने को बोलोगे आज और सुनोगे तो यू विल बी लाइक सो बैड, शी इज सो बैड एट सिंगिंग. या सितार बजाने बोलोगे, या स्केटिंग खैर मुझे आती है अच्छी खासी, मैं आइस स्केटिंग भी कर सकती हूँ जस्ट एज अ हॉबी. बट आई नेवर वन दीज कॉम्पिटिशंस. मतलब टेनिस में मैं खेलती, मैं हमेशा हार के ही आती थी, कराटे में भी हार के आती थी. बट मुझे लगता है कि जैसे ही मैं कॉलेज गई, मतलब 11th 12th मैंने किया, और मैं अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने गई थी NIM उत्तरकाशी. तो एक तो मैं ऑलरेडी डांस स्कूल में थी, बट क्लाइंबिंग और हिमालयास का हमेशा से बहुत था, मतलब क्योंकि बचपन से मैं जाती थी, और रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग भी मैंने बचपन से सीखा था, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत था. When I first went and did my basic mountaineering course, I finally, मतलब डांस में मैं बहुत अच्छी थी. डांस में मैं क्या सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफीज घर लाती थी. But other than dance, there was nothing that I used to get trophies in. When I went and did, जब मैंने मेरा पहला कोर्स किया उत्तरकाशी में, तब मुझे ऐसी फीलिंग आई, इस चीज में तो मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि हम 174 गर्ल्स होते थे. मतलब बेसिक कोर्स में 174 गर्ल्स थे. और when I did my course A, I figured out that I was good at this, and that I could actually be better than most people at it. And I think that was also part of the calling that happened, because I think if I mean, of course even I struggled and even I was in pain. मतलब हम 20-20 किलो उठा के चलते थे, हम रोते थे, हम सुसु पॉटी करने बैठ नहीं पाते थे. मतलब लड़कियां एक दूसरे को पकड़ के ऐसे we used to, मतलब इतना मुश्किल होता था. बट
मतलब जो एंजॉयमेंट उससे मिलती थी या जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलती थी वो ऑब्वियसली किसी और चीज से नहीं मिलती थी। तो जब मैं एवरेस्ट एक्चुअली चढ़ने गई तब मैं एक आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा इन प्रोडक्शन एंड यू नो performance in Bangalore. So once I climbed Everest, then I became somebody that had to speak. मतलब मैं स्कूल में हमेशा again मैं जब स्कूल में थी मैं हमेशा elocution competitions या public speaking competitions में हिस्सा लेती थी और हार के आती थी हमेशा, मतलब हमेशा। बट जब मैं एवरेस्ट से वापस आई तब मुझे जब लोगों के सामने बात करने के लिए बोलते थे तो people used to enjoy it a lot, and without even ever thinking about it or deciding कि हाँ मैं ये करूंगी, मैं एक motivational speaker बन गई। Like my first talk was with Tata Docomo employees, first 100 employees I remember. मुझे आज तक याद है क्योंकि मेरे साथ कलर्स टीवी के जो हेड थे वो थे और नैनो के जो हेड थे जिन्होंने नैनो लॉन्च की थी वो थे। तो हम 3 लोग स्पीच दे रहे थे उस दिन। और मेरी आखिरी स्पीच थी। ऑब्वियसली मैं 19 साल की थी, मुझे 10 दिन भी नहीं हुए थे एवरेस्ट से वापस आके, और टाटा ने मुझे मैं एक्चुअली टाटा डोकोमो की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। तो मुझे उन्होंने, जब मैंने स्पीच दिया तब जो ऑडियंस में थे वो सारे उठ गए थे। मतलब एवरीवन स्टूड ऑन देयर सीट्स एंड लाइक क्लैप्ड एंड मतलब वो जो एक व्हेन यू डू अ जॉब वेल और जो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है फिर आप वो करते रह सकते हो। सो आई थिंक दैट्स हाउ मैं मतलब माउंटेनियर से मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी। और आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप तो खैर आई वुड से कि it is also a byproduct of just being a speaker and going to conferences and seeing what women do and मतलब एक तो था आई एम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम कश्मीर एक्चुअली। तो मैंने एक्चुअली बॉम्बे में मैं 4-5 साल रही और मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो लाइफस्टाइल, यू नो मतलब वो जो एक बिजी फास्ट लाइफस्टाइल है। उसमें मैंने काम भी किया, मैंने प्रोडक्शन टीम्स के साथ काम किया, मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में काम किया, मैंने सब टाइटलिंग और एडिटिंग में काम किया। नेटफ्लिक्स पे 2 शोज है जिसपे मतलब प्रोडक्शन लिस्ट में मेरा नाम आता है। तो बट वो लाइफस्टाइल मुझे लगा था कि मेरे लिए नहीं है। तो आई थिंक आफ्टर 4 years ऑफ लिविंग इन बॉम्बे मैंने कहा नहीं, this can't be it, like this can't be the you know the goal of life. So I moved, फिर मैं कश्मीर शिफ्ट हुई और मैंने जॉब लिया था एज अ शेफ। एंड अगेन ओके, सो द स्टोरी ऑफ हाउ आई बिकेम अ शेफ। तो जब मैं एक्सपेडिशंस पे जाती थी, मैं आई क्लाइम्ड अराउंड द वर्ल्ड, मैं हर कॉन्टिनेंट पे गई हूँ। यूरोप में चढ़ा है, साउथ अमेरिका में चढ़ा है, नॉर्थ अमेरिका में चढ़ा, रशिया में चढ़ी हूँ मैं बहुत। तो इनवेरिएबली मैं हमेशा अकेली लड़की होती थी किसी भी ग्रुप में। आई वुड बी द ओनली वुमन, किसी भी ग्रुप में आई वुड बी द ओनली इंडियन। और जनरली ये एक्सपेडिशंस 1 महीना 2 महीना चलती है। तुम एक छोटे से ग्रुप में रहते हो, उसी में खाना बातें सब कुछ उसी में होता है। तो invariably I would become in charge of food because A, I liked food and B, मुझे हमारा जो स्पाइसी खाना है या गार्लिक वाला खाना है या प्याज वाला खाना है, that is obviously तो whether I like it or not, around the world I used to become in charge of food. फिर वो साउथ अमेरिका में हो या रशिया में हो, मेरे टीममेट्स हमेशा खाने की जिम्मेदारी फिर मुझ पे ही डाल देते थे और मैं खुद बहुत एंजॉय करती थी। तो आई लव्ड इट एनीवेज। तो जब मैं कश्मीर गई तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा काम करना है जो रिलेटेड नहीं हो। लाइक मुझे बहुत लोगों ने कहा आप ट्रैकिंग एजेंसी क्यों नहीं शुरू करते हो, और आई एम नॉट रियली
मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं वो करना चाहती हूँ एज अ बिजनेस. लाइक फॉर माउंटेनियरिंग फॉर मी इज माई love, my passion, you know. I don't want to make it a business where I have to look at it in a very different angle. As a mountaineer, it's a very different sport. It's a sport for me. तो उस स्पोर्ट को बिजनेस बनाना फिलहाल तो मेरे प्लान्स में नहीं है. तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं करना. तो फिर बट कुकिंग में मेरे को बहुत शौक था. तो मैंने सोचा कि आई शुड वर्क इन अ कैफे. एंड जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, वैसे तो प्रोफेशनल कुकिंग क्वालिफिकेशन मेरे पास कोई नहीं है, बट मेरे दोस्तों को मेरा खाना बहुत पसंद है और मैंने अराउंड द वर्ल्ड खाना बनाया है और खाया है. और मतलब एक्सपोजर काफी है. Right. और द ओनली क्वेश्चन दे आस्क्ड वाज कि हमारा किचन बहुत छोटा है और ऑब्वियसली मर्द काम करते हैं उसमें, तो will you be comfortable working in a 10x10 kitchen with 4 men? And I was like, खैर that is तो मर्दों के साथ काम करना तो मेरा मतलब मेन ही चीज है, क्योंकि माउंटेनियरिंग में काफी कम फीमेल एथलीट्स मिलती है, स्पेशली ऑन इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस. तो yeah, that is how I ended up taking up cooking or culinary arts as a profession. And अब 4 साल हो गए. I'm also a part of the cafe now. I'm like owner of the cafe. So yeah. I think the best It's story. just been a Of crazy course, it's a journey. combo के साथ मुझे लगता है ये काफी अच्छा इंस्पिरेशन है. मुझे लगता है जी. कि जैसे कि मैंने तो फिर भी बहुत कम बताया था. शुरुआत तो आपने मुझे कथक सिंगर एंड डांसर, आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन अबाउट दैट. आई थिंक इट्स जिसको मुझे लगता है कि वाकई ऐसी कोई चीज बची नहीं थी जिसे कृष्णा पाटिल ने नहीं सीखा. बिल्कुल. तो क्या कृष्णा पाटिल जो बनना चाहती है वो बन गई या कुछ बाकी रह गया है? वेल आई थिंक सबसे मुश्किल जो आगे की मेरे रास्ते हैं वो है बुक लिखना. जैसे बताया कॉम्बिनेशन तो काफी कुछ रहा, और मुझे लगता है मैंने तो इंट्रोडक्शन में बहुत कम बताया. तो क्या एक्चुअली कृष्णा पाटिल जो बनना चाहती तो बन गई, या आगे क्या अचीव और करना चाहती हैं? वैसे तो I think we're all human. The want for more never stops. We always want to go ahead and do something else and do something more. Actually, one of my main goals, though, I think, और दूर है मुझसे. I want to be able to start an industry that actually helps our environment. And there are a lot of options today. मतलब मेरे entrepreneurship journey में I think those are the next steps that I want to take, and I want to take massive steps that can actually sort of take care of, say, like a city of Pune or the city of Bombay. In the past हमने थोड़ी कोशिश मैंने इन चीजों में करी थी, बट आई फील लाइक तब मेरा पैशन या जज्बा थोड़ा सा कम रह गया इन चीजों में. बट हमने बीच में एक बॉटल, सो देयर आर दीज इको ब्रिक्स बोलते हैं इनको, जो हर ब्रिक में अबाउट 500 ग्राम ऑफ कचरा भरा जाता है, और फिर आप ये इको ब्रिक किसी भी कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो. Okay. तो of course commercial use इसका नहीं है, but as an NGO we had done about 6 bathrooms in Versova for that. But I मतलब one of my aims in life definitely is to have an environment, yeah, waste management company that actually helps the people also. And like every city or every like फिलहाल मैं मनाली में set up कर रही हूँ अपना business. We are actually doing a zero impact resort where you know, even our water, our electricity, our cooking, our food, everything will be managed inside, you know. हम अपना खुद का खाना ग्रो करेंगे, खुद का वेस्ट भी मैनेज करेंगे, everything. So I would say that my larger aim in life definitely is to be able to impact our environment management in a bigger way. So I would say that is my furthest away goal.
a goal nearer to that is probably that I have to write, that I am authoring my novel series. I'm writing a 3-part adventure series of a book that is obviously based out of my life, and it'll tell the adventures that मैं और मेरी माँ ने बचपन से गुजारे हैं. I think the 90s of India were amazing. मतलब I think तब ये feminism और ये सब के words नहीं थे, या Women's Day I don't remember celebrating as a child in school, but I remember for a fact that जो मेरी प्रिंसिपल थी, जो मेरी माँ का एटीट्यूड था, मेरी मासी का एटीट्यूड था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज के फेमिनिज्म को खड़ा करती है. मतलब अगर मेरी माँ ने वो चीजें मेरे बचपन में नहीं किए होते तो आज आई डोंट थिंक मेरे पास ये वर्ड भी होता कि फेमिनिज्म होता है. तो बट छोटी छोटी बातों में आई थिंक दे रियली ओपनड अप आवर वर्ल्ड. मुझे आज भी याद है मेरी नानी जो थी, जब हम वेडिंग्स में जाते थे तो मेरी एल्डर कजिन्स को या मुझे भी एट सम पॉइंट सवाल किए जाते थे कि अरे तू कब शादी करेगी, या तू कैसे शादी करेगी, या समथिंग टू दैट इफेक्ट. मेरी नानी in the 90s or early 2000s used to tell these relatives कि मैंने मेरी बेटियों को तैयार किया था कि वो बहू बने, या वो बीवी बने, वो माँ बने. हमने इन बेटियों को तैयार ही नहीं किया है. मैंने मतलब ये बन ही नहीं सकता, या ये मैंने इसको ट्रेन ही नहीं किया है कि ये बहू बने या ये बीवी बने. ये इसको मैंने ट्रेन किया है कि ये अपने लिए सब कुछ करे, या ये अपना जो इसकी खुशी है, इसको शादी करनी होगी ना, ये कर लेगी. आपको इसको पूछने की या ये कब करेगी, कैसे आदमी से करेगी, ये कोई जरूरत नहीं है आपको ये सवाल करने की, क्योंकि इनका मकसद ही नहीं है ये. लाइक सो और आज मैं जब ये सोचती हूँ मेरे नानी के बारे में, तो मुझे लगता है कि वाओ, लाइक अगर ये एक पर्सपेक्टिव नहीं था मेरे दिमाग में, या इवन लाइक इफ शी हैड नॉट सेड एनीथिंग एंड आई वुड हैव रिस्पोंडेड टू द रिलेटिव्स, आई डोंट थिंक कि मेरा एक्सपोजर या मेरा वर्ल्ड व्यू इतना बड़ा होता जितना उसने बनाया उसको. तो या राइट. ऑफ कोर्स. सो कृष्णा, आपकी नजर में महिलाओं के लिए एजुकेशन कितने इम्पोर्टेंट है? आई थिंक महिला ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है. एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी. Of course there are hundreds of ways even education can fail us, and to be honest, education does fail us a lot of times, but it अच्छा, तो I will give you an example. कश्मीर इज, हम सब इंडिया में रहते हैं, हम सबको कश्मीर के बारे में एक थॉट प्रोसेस है, या हम सोचते हैं एक हिसाब से होगा कश्मीर. जब मैं कश्मीर पहली बार गई और मैंने फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट किया या लोकल कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट किया, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे औरतें बहुत पढ़ी लिखी है. अगर आप कश्मीर के एवरेज घर में जाओगे, एवरेज मिडिल क्लास हाउस में, तो आप नोटिस करोगे कि हर लड़की पढ़ी हुई है. नॉट जस्ट BA MA, बहुत सारी लड़कियों ने PhD कर रखा है. ठीक है, मतलब it was very shocking to me, but a lot of even my friends, मतलब मेरे उम्र के जो दोस्त थे, उनकी मदर्स भी PhDs थी, या बैंक में या गवर्नमेंट जॉब 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से, like वो एक था. The other thing I noticed in Kashmir was that women drove cars a lot. Like पुणे में इतनी औरतें मुझे नहीं दिखती है रास्तों में जो गाड़ियां चलाती है, बट कश्मीर में आप देखोगे कि हर every fifth car is being driven by a woman. It's थोड़ा सा it is because of ठंड also, थोड़ा सा it is because of XYZ reason. आप उसको you can give a lot of reasons why that is happening, but the point is it is happening.
that I have not seen that many women driving cars anywhere else but Kashmir. Okay, it might be happening for whatever reason, but it is happening. It makes a big difference to the way children are raised. It makes a big difference to the way a boy thinks. मतलब ये एक जो प्रॉब्लम है, ये अर्बन प्रॉब्लम भी है, ठीक है. जो जिन औरतों के लड़के हैं, women that have given birth to boys are little tougher to deal with sometimes as women that are just women. ठीक है. तब ये पढ़ाई काम आती है. Like you know, we can come. कभी कभी हम बहुत पढ़े लिखे घरों से भी आ सकते हैं. आप ये भी समझ सकते हो कि फॉर दैट मैटर साउथ बॉम्बे अगर आप ले लो तो वहां पे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बाहर पढ़ के आए हुए हैं, बट फिर भी उनमें कास्टिज्म भी है, उनमें पेट्रियार्की भी है, उनमें मिसोजिनी भी है, उनमें सब कुछ है. एजुकेशन इन चीजों को खत्म नहीं करता है, बट एजुकेशन इन चीजों को खत्म करने की उम्मीद रखता है, you know. And umeed is like honestly everything that we definitely want, but education can really open doors for communities, for people that have always stayed down, you know. This actually applies to every marginalized community. पिछले 2 साल में जब से कोरोना हुआ है, जब से हमने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट देखा था, जब से हमने फार्मर प्रोटेस्ट देखा है, जब से हमने एनआरसी देखा है, तब से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि एज औरतें हम पे जो ऑपरेशन है वही ऑपरेशन पैलेस्तीनी लोगों पे है, या आज यूक्रेन की लोगों पे वही ऑपरेशन हो रहा है जो हम पे हो रहा है. औरतों पे आज हर घर में जो ऑपरेशन होता है वो वही है. इन अ सर्टेन वे वी ऑल आर, हम एक ही आगे से बंधे हुए हैं. और वो मतलब वो खेल कभी चेंज होता है, कभी लाइक इफ यू आर ब्राउन स्किन एंड यू गेट मतलब रेसिज्म आपके साथ अगर यूएस में होता है तो आपको वही फीलिंग आएगी जो एक इंडियन औरत को अपने ही घर में अपने ही बच्चों के सामने या अपने ही हस्बैंड के सामने फील होता है. वो शायद एक मतलब हमारे स्किन वाले लोगों को शायद बाहर होता होगा. तो आई फील कि education can not only change women, education can change every form of oppression can be dealt with education. And not only that, if education is done right, and मैं ये जरूर कहूंगी, अगर शिक्षा को अच्छी तरीके से करा जाए तो there will not be an oppressor. अगर हम हमारे लड़कों को अच्छे से पढ़ाएं, जिनको अभी अपेरेंटली शिक्षा लड़कियों से ज्यादा अगर मिल रही है, तो वो शिक्षा करेक्ट डायरेक्शन में अगर उनको मिलेगी तो वो खुद कुछ कर सकते हैं, या वो खुद उनके दिल में होगा कि वो खुद कुछ करे. बट आजकल एजुकेशन भी ऐसी तरह होता है कि हमें सिखाया ये जाता है कि आप अपना बिजनेस कैसे अच्छे से चलाओगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप यू नो कम से कम अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाओगे. इन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं. अगर यही एजुकेशन सही तरीके से होगा तो हर बिजनेसमैन या हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबके बारे में सोच के कोई डिसीजन लेगा या कोई एक्शन लेगा, तब वो हम सबके लिए अच्छा होगा, ना ही सिर्फ औरतों के लिए, ना ही सिर्फ मर्दों के लिए, बट एज अ स्पीशीज एंड एज अ सोसाइटी वी कैन गो फॉरवर्ड. तो ये पॉइंट आपने सही कहा. एजुकेशन करना और देना बड़ी बात नहीं है, सही तरीके से लेना और देना ये इम्पोर्टेंट मैटर करता है. एंड एक और पॉइंट जो कि ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड अबाउट द कश्मीर को लेके अक्सर सही बात है, कुछ अलग अलग हर किसी के अपने अपने ख्याल हैं.
लेकिन जिस तरह की आपने बताया कि महिलाएं महिलाएं वहां गाड़ी चलाती हैं, आई हैव दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मतलब मेरा भी पर्सनल मैंने कहीं देखा नहीं है. So if you're saying something, it's totally different. Of course, it's interesting. Last week, मैंने एक interview, not last week, last month, I have done one interview with one boy. I think you're aware about it. Shah Huzaif, trick shots player. ओके. From the Kashmir, Bedgam, I think from Bedgam or Bedgam Gaon village. अच्छा. So same thing. The reason कि कश्मीर में चीजें बहुत कुछ हैं, but सबके नजरिए की बात है. बिल्कुल. Will not go there. या. महिलाएं जिस तरह की आपने बताया कि वहां महिलाएं बहुत सारी पढ़ी लिखी हैं, और आज भी वही नहीं, कश्मीर की बात नहीं करूंगा मैं, देश में और शहर में से बहुत सारे इलाके हैं जहां पे महिलाएं आगे बहुत कुछ करना चाहती हैं, आगे बिल्कुल. बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती हैं. तो किन तरह की, वो कौन से बैरियर्स है, कौन सी चुनौती है आपके नजरिए में जो उन्हें फेस करना पड़ता है? तो मेन बैरियर तो मैं कहूंगी औरतों के लिए अपनी फैमिलीज होती है. तो मतलब मैं भी मतलब आई एम अ successful person in my family today, but I still have to fight for what I want, for what I think is right, for why I'm doing certain things certain way. तो औरतों का मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल जनरली हमारे लाइफ में हमारी फैमिलीज होती है. And coming from me, it sounds very shocking because मेरी mother, my mother's side of the family was the most supportive. I don't think I can imagine a better support for anyone else. The kind of support I had, for sure. But usi waqt, I also had a father that was not at all supportive. So I know what it means. ऑल्सो औरतें सबसे सीरियसली अपनी फैमिलीज को लेती हैं. Whether it is your father, whether it is your husband, whether it is your brother, whether it is your mother, and generally most people are not lucky enough to have support systems that will be like चल तू कुछ भी try कर. या forget औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि औरतों को लगता है कि वो कभी फेल नहीं हो सकती है. है, अगर जैसे आपको जर्नलिस्ट बनना था, ठीक है, आपको इंटरव्यूअर बनना था, आपको होस्ट बनना था, आपको टीवी पे आना था, ठीक है, आप करोगे ट्राई और सपोज 4 बार नहीं हुआ और आप प्रिंट मीडिया में ही रह गए, तो आप when you're 35 or 40, at 40 if you get a chance you will try again to become a host on TV, है ना. औरतों का क्या होता है, अगर वो 1 2 3 बार ट्राई कर ले ना, अगर वो एक ही बार ट्राई कर ले और वो अनसक्सेसफुल हो जाए, फिर तो उसकी फैमिली उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी. आप समझ रहे हो कि सपोज हस्बैंड होगा, उसने कहा हाँ तूने तो ट्राई किया था ना पिछले साल, नहीं हुआ तेरा, अच्छा तूने और एक बार, नहीं हुआ ना, अब छोड़. मतलब जो वो सपोर्ट सिस्टम होती है ना, वो किस लेवल तक जाएगी उसका भी होता है. इट्स नॉट जस्ट कि सपोर्ट, चल पहली बार अगर हस्बैंड ने सपोर्ट किया तो वो भी बोलेंगे अरे वाह तेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, वो तुझे सपोर्ट कर रहा है. बट वो दूसरी बार करेगा क्या, वो तीसरी बार करेगा, वो पांचवी बार करेगा क्या. बट एट द सेम टाइम विमेन डोंट ट्राई आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट और द सेकेंड अटेम्प्ट. लाइक एज पीपल हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गई तो मुझे तो वापस चांस ही नहीं मिलेगा कभी. This is another big obstacle for women where मतलब आप कंपनीज में भी देखोगे, अगर 2 लोग, लड़का और लड़की एक ही पोजीशन पे, और लड़के ने मिस्टेक की, उसको माफी 4 बार और मिलेगी. बट अगर वही मिस्टेक एक औरत या लड़की करती है तो उसको 2 वार्निंग्स के बाद. ऑल्सो सोसाइटी का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, कॉर्पोरेट कंपनीज का ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आउट ऑफ विमेन कि इट्स लाइक यू आर अ वुमन, तो तुझे तो अच्छे से काम करना ही है. वो तो लड़का है, वो तो गंदे से कर सकता है क्योंकि वो तो गंदा ही काम करते हैं, मर्द तो गंदा ही काम करते हैं, बट तू औरत है इसलिए तुझे अच्छे से करना है. ये जो एटीट्यूड है, ये अगेन दिस इज ऑल्सो टाइड टू कि औरतें देवी होती है, या औरतें बहुत अच्छी होती है, या औरत माँ होती है तो वो सबसे अच्छी होती है. बट हाँ वो सबसे अच्छी होगी, बट उसको
गलत होने का या खराब होने का भी हक है। मतलब वो गलत हो सकती है और उसको दूसरा चांस आप दे सकते हो। ये नहीं है कि अरे मैंने तो तुझ पे भरोसा रख के तुझे इतना बड़ा चांस दिया और अब तूने कुछ नहीं किया, अब तो तू घर जा, यू नो। सो these are major setbacks and मतलब औरतों में है, मतलब हमें मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि हम एक पेंडुलम शिफ्ट पे है अभी, ठीक है। अगर औरतों को ऑपरेशन हुआ है तो हमें खींचा गया है पीछे। अब हम जब आगे आएंगे तो हम यहाँ आके इक्वालिटी पे नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुक सकते हैं। और हम मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी इज कि आपको भी 6 इंच के जूते हील्स पहने और मुझे भी 6 इंच के हील्स पहनने हैं, ठीक है। बट इक्विटी इज कि आप ऑलरेडी 1 फुट मुझसे ऊंचे हो तो मुझे 12 इंच की हील चाहिए और आपको हील नहीं चाहिए। ये हो गया this is what we are trying to reach, but what we are doing in today's society, आज जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि अरे तू औरत है, या मतलब हम चाह रहे कि हम इक्वल चीजें करें कि मैंने 10 घंटे काम किए, तू भी 10 घंटे काम कर, या बट वो नहीं नेसेसरी है। नेसेसरी ये है कि अगर मैं आपसे 1 फुट छोटी हूं तो मुझे हील्स 1 फुट की मिलनी चाहिए और आपको नहीं मिल, ये नहीं कि आपको भी 1 फुट, क्योंकि इक्वालिटी आपको भी दे दो फिर हील्स। सो आई थिंक फिलहाल जो सोसाइटी में चल रहा है, या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे हम या आई थिंक जो हम एज अ सोसाइटी हम कोशिश कर रहे हैं एक जगह पे आने की जहाँ पे इट इज equal or it is fair to everyone. More than equal, I would say that it should be fair. Problems तो बहुत सारी है, whether it's so many communities are facing problems, but definitely we need to come to a place where हम aware हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारी levels पे तो हमें पता ही नहीं है हम क्या क्या गलतियां करते हैं, या हम ये कहने में गलत है या ये फील करने में गलत है। तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट यस देयर आर एवरी प्रॉब्लम कैन बी डेल्ट विथ इट्स ओन टाइम। कृष्णा, कहाँ से आती है प्रेरणा? क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्बो पैक। तो इस कॉम्बो पैक के लिए मिलता कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कौन है आपकी प्रेरणा? तो मैं तो कहूंगी मेरी प्रेरणाएं वैसे बहुत सारी है। माय मेजर प्रेरणा तो एक तो मैं कहूंगी कि बचपन में मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पढ़ती थी। आई थिंक माय फर्स्ट आइकॉन आई वुड से इज इंदिरा गांधी। मतलब 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में जब हमने पहली बार पढ़ा था कि या एक्चुअली I became a fan when I read Jawaharlal Nehru's letters to Indira Gandhi. I would say that is my first inspiration. I've been very inspired by Gayatri Devi. I've been very inspired by Protima Bedi. उनकी एक book है called Time Pass. Time Pass मैंने पढ़ी थी जब मैं 15 साल की थी, और 15 या 16 साल की थी, and I was floored by that book. So Rihanna was a big inspiration to me. मुझे याद है Rihanna was 19 years old and she was top of Billboard charts US के ना, मतलब her song. And मैं 18 साल की थी, मैं 1 साल छोटी हूँ रिहाना से, और मैं 18 साल की थी और मैं अपने आप को देख के, तब मैं डांस स्कूल में थी, तो मैं सोच रही थी कि यार मैं रिहाना के लेवल कैसे पहुंचूंगी बाय द टाइम मैं 19 साल की हो जाऊं, मुझे भी रिहाना की लेवल पे पहुंचना है। तो खैर मैं मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑन टॉप, और मैं 19 साल की थी तब मैंने एवरेस्ट चढ़ा, और फिर सो I personally hold Rihanna very like close to my heart कि वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लाइफ में।
ऑनेस्टली मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी खुद की फैमिली भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मेरी नानी मेरी दादी भी बड़ी कूल थी जब वो थी, मतलब शी वाज अ इविल सासू माँ टू माय मदर, बट इन हर ओन राइट शी वाज अ ग्रेट बिजनेस वुमन, या जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में किया, उन्होंने उनके भी नॉर्म्स तोड़ के किया वो। मतलब उनकी सोसाइटी में जो नॉर्म्स थी तब, उन्होंने वो तोड़ के अपने लिए किया था काफी कुछ। तो आई वुड से कि आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विथ ग्रेट विमेन इन माई फैमिली, जो मतलब मेरी मम्मा की कजिन्स भी बहुत कूल है, मेरी मासिया भी बहुत कूल है, दूर दूर की मासिया बहुत कूल है। तो आई वुड से कि डेफिनेटली इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन द फैमिली ऑल्सो, कि अच्छा वो आंटी ने ये लड़ाई करी थी, हम भी कर सकते हैं ये लड़ाई। मेरी माँ, माई मदर इज ऑल्सो अ ग्रेट, मतलब a few years ago हमारे बॉम्बे के घर के सामने there was a pervert, जिसको मतलब ड्राइवर था किसी औरत का, और मम्मा ने उस आदमी को जेल लेके गई, और वो पूरे दिन मतलब they were not ready to cut FIR, they were not ready to take the complaint। जो जिसका ड्राइवर था वो भी औरत थी, और वो कह रही थी कि अरे इसकी शादी होने वाली है, इसको माफ कर दो। एंड मम्मा वाज लाइक, ऐसे आदमी नहीं, इनको रखना है जेल में, इनको मतलब। और उनके मम्मा, मेरी माँ के साथ मेरी 84-4 year old नानी पूरे दिन वहां पुलिस स्टेशन में खड़े रहे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया। मतलब they didn't back down that fight, तो and it is not easy, मैं दूसरी चीज यहाँ आज बोलना चाहूंगी कि हम जो ये कहते हैं, हम जो ये बोलते हैं, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है फेमिनिज्म के बारे में, उन पोस्ट को अगर आप एक्चुअली फॉलो करोगे ना, तो इट इज वेरी मुश्किल टू लिव इन दिस सोसाइटी, क्योंकि रोज आपके साथ ये होता है। रोज कोई आपसे कैसे बात कर रहा है, आपसे कैसे ट्रीट कर रहा है, ये रोज हो रहा है। अगर आप वर्क प्लेस पे भी देखोगे, और अगर कोई औरत ये रोज ये करेगी ना कि डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट डू दिस, यू हैव टू बिहेव दिस वे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट वुमन टू लिव ऑल्सो, क्योंकि वो तो पुलिस इंस्पेक्टर ही हो जाती है ना, कि तू ये सही नहीं कर रहा है, तू ये नहीं सही कर रहा है, तू ये नहीं सही कर रहा है, तू ये नहीं सही कर रहा है। सो नवभारत के इस सुपरमैन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं सारी औरतों को यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आता है आपके रास्ते में, तो उसको जी जान से पार करो, क्योंकि आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टुडेज जनरेशंस वुमेन इज टू जस्ट कीप अप द फाइट। आई थिंक हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे प्रीवियस जनरेशंस ने हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम लाया है, या मतलब वी आर ऑन द राइट वे अहेड। जब मैं माउंटेनियरिंग में थी, मुझे इतना नहीं लगता था कि मैं औरत हूँ, या मैं क्योंकि हमें जब सिखाया गया था, या मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो हमेशा मुझे यही बोलते थे कि तू भी इंसान ही है, लाइक तू औरत है इसलिए बारिश कम नहीं होने वाली है तेरे लिए, या तेरे लिए माउंटेन का स्लोप कम नहीं होने वाला है, वो उतना ही मुश्किल होगा, तुझे उसे पार करना ही है। और तू ये नहीं बोल सकती है कि ओ मैं औरत हूँ, या आज आज मेरा पेट ये दर्द हो रहा है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। आपको फिर भी करना है, क्योंकि हम तो नेचर में है, एज माउंटेनियर्स वेयर इन नेचर। तो तब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन। मुझे हमेशा लगता था कि वी एक्चुअली आर इन इक्वल प्लेस। बट जब मैं एज अ शेफ गई कश्मीर रहने, या जब मैंने फॉरगेट कश्मीर, अलग अलग जगहों में मैंने काम किया एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट या जो भी है,
तब मुझे रियलाइज हुआ कि औरत की वैल्यू या उसकी बात को थोड़ा कम वैल्यू है। पहाड़ों में मुझे ये कभी नहीं लगा, लेकिन सिविलाइजेशन में या एक्चुअल में जहाँ सोसाइटी काम करती है वहां पे डेफिनेटली ये है। और the only way that we can go forward is to face it with all our hearts, क्योंकि शक्ति हम में डेफिनेटली है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते। उसको बहुत कोशिश लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा, हमारा खून भी लगेगा शायद, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी फाइट्स है जो हमें आगे जाके करनी है। मतलब लास्ट ईयर, सॉरी मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम लूंगी, लेकिन लास्ट ईयर जो अमेरिका में टेक्सास में अबॉर्शन लॉज चेंज हुए, ठीक है। नाउ अमेरिका इज अ कंट्री दैट हैज बीन एजुकेटेड फॉर 200 years. Okay, their literacy rates have been high for the past 200 years. Okay, but they took a really मैं कहूंगी backward step in terms of women's health, in terms of women's anatomy, in terms of कि मेरे शरीर पे मेरा हक है। ये हक पिछले साल अमेरिका जैसी कंट्री ने अपनी औरतों से छीना। तो हम इस लेवल पे भी नहीं है कि हम आज सेफ है, हम नहीं है सेफ। कल को कोई गवर्नमेंट एजेंसीज ऐसे रूल्स बना दे जहां पे हमें ऑटोनॉमी ही नहीं होगी हमारे डिसीजंस पे, तो ये फाइट जो है ये रोज करनी है इनफैक्ट। क्योंकि अगर हम सब इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तो it is not very far-fetched that we will be controlled by men or by governments or by XYZ. So we have to be very aware, because if it can happen, मेरी बात ये है कि अगर वो अमेरिका जैसी कंट्री में हो सकता है जहाँ पे educated ministers and councilmen can take these decisions, the judiciary can take a decision like that and say कि हाँ आज से ये रूल है, तो then we still live in dangerous times, and we should not take our freedom for granted, and we should definitely make sure that we give more to the next generations than less. But it's a long fight ahead, so lots of strength to all the women. Right. कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सुपरवुमन कैंपेन से जुड़ने के लिए। हम नवभारत का परिवार चाहेगा कि जिस तरह से आप अगेन मेरा एक ही द वर्ड विच आई यूज फॉर द कॉम्बो पैक, सो आई एम श्योर कि आप जिस तरह से अलग अलग शहरों अलग अलग देश में आप महिलाओं के लिए यू आर स्टार्टिंग डूइंग अ गुड थिंग, आई थिंक इट्स अ बेस्ट इंस्पिरेशन बाकी महिलाओं या और उन लड़कियों के लिए। जिस तरह से आपने कश्मीर को लेके बात कही, हम चाहेंगे आप और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह साबित हों, यही हमारी शुभकामनाएं होंगी।